तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम्स के लेकर हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई आज हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली ये जो टॉपिक्स हैं वो एसएससी आरपीएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स हैं, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। ठीक है, एसएससी आरपीएफ के लिए मुख्य तौर पर है, वैसे तो कोई भी इसे यूज कर सकता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज हमें दिखाई देती है जो है आपका संविधान की प्रस्तावना। अब ये क्या है, इसको लेके बहुत ज्यादा चीजें उलझी हुई सी लगती है। प्रस्तावना आखिर क्या है, क्या ये संविधान का पार्ट है ना? जैसे कि हम सबको पता है, जब आप इतना आकर पढ़ चुके हो तो आपको इतना भी पता होगा कि संविधान जो है वो क्या है। तो संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर हमारे कार्य कानून लिखे होते हैं। ठीक है, देश कैसे चलेगा, देश में सरकार किसके द्वारा चुनी जाएगी, ठीक है, और क्या क्या हमारे देश में होना है, कैसे कैसे कानून हमारे होना है, बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ लॉ है संविधान। ठीक है, और संविधान के बिना कोई भी देश आई थिंक अधूरा है, क्योंकि किसी देश में अगर संविधान ही नहीं है, वो पुस्तक ही नहीं है, वो किताब ही नहीं है जिसके अंदर लिखा है कि भाई कैसे अपने देश को चलाएंगे, तो शायद वो देश अधूरा है। ठीक है, तो अब इस संविधान को लेकर हमारे दिमाग में कब आया था, थोड़ी सी हिस्ट्री देख लो। 1927 में हमने बोला ब्रिटिश से कि भाई हमारे पास हमारा खुद का देश है, भारत एक अपने आप में देश है। तो हमने 1927 में बोला ब्रिटिश से कि भाई हमें तो अपना संविधान बनाना है। अब ब्रिटिश कह रहे इनके पास कहाँ से अकल आ गई इतना, है ना? तो इन्होंने कहा ठीक है, क्यों नहीं बना सकते, आप बना सकते हो। उन्होंने एक साइमन कमीशन हमारे लिए रखा कि भाई साइमन कमीशन को बुलाया उन्होंने फिर। अभी साइमन कमीशन क्या था, सर जॉन साइमन जो थे उनके साथ में 7 लोगों की अध्यक्षता में ये साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और सर जॉन साइमन हमारे देश में अपने लीडर्स, अपने जो मतलब वो थे सारे पार्टनर्स वगैरह, उन सबको लेकर आए। ठीक है, एंड देन उन्होंने क्या करा, संविधान बनाने के ऊपर काम करना शुरू किया। जब हमारे देश के लोगों ने आकर क्या करा, देखा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, फिर उन्होंने विरोध करना शुरू करा। क्यों? क्योंकि देखो संविधान तो हमारा है, तो हम ही बनाएंगे, हमें पता होगा ना हमारे समाज में किस चीज की जरूरत है, किस लॉ की जरूरत है ना? समझ रहे हैं? तो हमें पता होगा ना हमारे हमारे समाज में कैसी कैसी चीजें हो रही है, तो हमें पता है कि कैसी लॉ डालनी है। तो हमारे यहाँ के लोगों ने 1927 से लेकर, मतलब 1928 के मध्य ये सारा काम हुआ। ठीक है, तो 1928 में एक नारा दिया जिसका नाम था गो बैक साइमन। ठीक है, 1928 में ये नारा दिया, गो बैक साइमन, यानी कि साइमन कमीशन वापस जाओ। फाइनली बहुत विरोध करने के बाद साइमन कमीशन वापस चला गया। और 1930 में जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ 31, ठीक है, तब से हमें क्या मिल गया बेटा, हमें पूर्ण स्वायत्ता मिल गई कि भाई जाओ तुम अपना संविधान बना सकते हो 1930 में। तो 26 जनवरी वाले दिन जब हमें ये मिला, 26 जनवरी डेट लिख ले, 1930 में हुआ क्या था, हमने उसी दिन को क्या मान लिया, अपना गणतंत्र दिवस मान लिया। उसी दिन को हमने अपना क्या मान लिया, उस दिन को रिपब्लिक डे मान लिया। अब ये रिपब्लिक डे नहीं माना जाना था, इसीलिए मतलब अपना ना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे थे वैसे हम इसे 26 जनवरी को। ठीक है, तो ऐसा नहीं था पर। ठीक है, अब आगे चलकर हमने अपनी संविधान सभा का गठन कब किया, इतना तो आपको समझ में आया है ना कि हिस्ट्री वगैरह क्या थी हमारी संविधान सभा। अब संविधान कौन बनाएगा, प्रॉब्लम भी तो ये है ना। तो एक सभा, एक कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, कब किया गया, 1946 में किया गया, 1946 में गठन किया गया। और पहली बैठक कब हुई, डेट लिखो सब, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। ठीक है, समझ गए, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, फिर 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब इस पहली बैठक के बाद हुआ क्या बेटा, कि नेहरू जी ने एक प्रस्तावना दी, जिसे हमने बोलते हैं प्रस्तावना उद्देशिका। ठीक है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रॉब्लम ये है कि ये प्रस्तावना आखिर है क्या, क्या है ये प्रस्तावना, है ना?
तो बेसिकली मैं आपको एक लाइन में बोलूं तो संविधान की भूमिका है। आप कोई भी आंसर लिखना शुरू करते हो तो उसमें सबसे पहले क्या आता है बेटा, क्या आता है सबसे पहले? संविधान की भूमिका ही तो आती है। मतलब कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो आप, उसका आंसर लिख रहे हो तो उसमें पहले भूमिका ही तो दोगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द आंसर ना। तो ऐसे ही संविधान का इंट्रोडक्शन देने के लिए किसने तैयार की थी? नाम मत भूलना, पहले ही बोल रही हूँ, नाम मत भूलना। किसने की थी ये संविधान की भूमिका यानी कि प्रस्तावना? नेहरू ने। किसने की थी? नेहरू। कौन? नेहरू जी। कौन थे नेहरू जी? हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ना, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी संविधान की मुख्य प्रस्तावना, उद्देशिका भी आप इसे बोलते हो, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी आप इसे बोलते हो। अब इसके अंदर बेसिकली क्या था भाई? मुख्य शब्द कौन से थे? ये थे आपके मुख्य शब्द। कौन कौन से? संप्रभु, कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु मतलब क्या होता है बेटा? स्वयं का प्रभु। मतलब ये जिसे अपने आंतरिक व बाहरी मामले में किसी दूसरे देश से सलाह ना लेनी पड़े, जो अपना आंतरिक व बाहरी मामले स्वयं से निपटा सकता है, उसे हम बोलते हैं क्या? संप्रभु राष्ट्र है। क्या अब भारत संप्रभु है? बिल्कुल है। हम किसी और से थोड़ी पूछ के करेंगे कि बताओ हमें अमेरिका से दोस्ती करनी चाहिए या नहीं, बताओ हम रशिया से हाथ मिलाएं या नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी नीति देखते हैं, अपनी विदेश नीति देखते हैं, अपना फायदा नुकसान देखते हैं, उसके बाद जिससे मर्जी उससे बात करते हैं, है ना। तो हम अपने फैसलों में किसी तीसरे का, अपने और अपने देश के बीच में होने वाले फैसले में किसी तीसरे का, किसी दूसरे का इन्वॉल्वमेंट ना लाने दें, वो होता है संप्रभुता। ठीक है। समाजवादी। अब आप सब ये सोच रहे होंगे भारत समाजवादी राष्ट्र है, पर हमने तो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हम ना ही यूएसएसआर जैसी साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाते और ना ही अपनी प्राइवेटाइजेशन यानी कि पूंजीवादी जैसी अमेरिका की अर्थव्यवस्था अपनाते। तो वी आर समाजवादी, लिटरली वी आर सोशलिस्ट। हाँ, वी आर सोशलिस्ट बट नॉट द सेम विद चाइना, कि भाई चाइना जैसा नहीं है ऐसा कुछ भी। ठीक है। वी आर सो मच डिफरेंट फ्रॉम दी चाइना। कैसे? क्योंकि समाजवादी का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है जो चाइना के अंदर समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी का अर्थ यहाँ पर है कि आप जो है, जो सरकार जो है, वो भारत के समाज के लिए कल्याणपूर्ण काम करेगी। कल्याण करना, लोगों के कल्याण से जुड़ा हुआ है ये शब्द, कि भारत की सरकार अपने देश का, अपने लोगों का कल्याण करेगी। ठीक है। समाजवादी समाज के लिए। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष क्या है? पर धर्मनिरपेक्ष तो हो ही नहीं सकता, धर्म तो हमेशा सापेक्ष रहता है ना। तो हमारा देश जो है ना, पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष मतलब होता है जैसे हिंदू पंथ के लोग हैं, मुस्लिम पंथ के लोग हैं, सिख पंथ के लोग हैं, ईसाई पंथ के लोग हैं, अदर और धर्म हैंगे इस दुनिया में भी और इस देश में भी बहुत सारे लोग हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ही नहीं है, जैन बुद्धिज्म, है ना, और भी बहुत सारे धर्म हैं। तो यार इतनी बड़ी कंट्री है हमारी और इसके अंदर इतने सारे धर्म है। तो अगर मैं कहूँ कि इस देश को आप हिंदू राष्ट्र बना दें, मुस्लिम राष्ट्र बना दें, या फिर सिख राष्ट्र बना दें, ईसाई राष्ट्र बना दें, या जैनिज्म बना दें, या बुद्धिज्म बुद्धिज्म राष्ट्र बना दें, बुद्धिस्ट बना दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन इन दिस कंट्री and everyone are different religious, everyone relate to different religious, and there's a lot of people जिनकी विचारधारा बहुत अलग है। अगर मैं किसी एक की साइड लेके बोलूंगी, तो अगर मैं बोलूं चलो नहीं मुस्लिम राष्ट्र बना दे या हिंदू राष्ट्र बना दे, तो नो, इट्स नॉट अ पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही नहीं रहते ना इस कंट्री में, और भी तो रहते हैं, है ना। तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगा, क्योंकि जितनी कंट्री हमारी है, जितनी कंट्री मुसलमान की, हिंदुओं की है, उतनी सिख ईसाई और आपके बुद्धिज्म और जैनिज्म और भी आदि और भी बहुत सारे धर्म, तो उनको ये पहुंचेगी ठेस बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा ठेस पहुंचेगी। समझ गए? तो ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें ही लिख दिया गया है कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि सभी धर्म समान हैं। पर किसी एक धर्म की बात नहीं की जाएगी कि भाई एक ही धर्म है,
यहाँ पर सिर्फ यही धर्म के लोग रहेंगे, इसी धर्म को पालन होगा, आपको पालन करना है करो, नहीं तो जाओ यहाँ से, ऐसा कुछ भी नहीं है। संविधान की प्रस्तावना आप चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सुप्रीम कोर्ट आल्सो सेड अबाउट इट कि वी कांट change the preamble of the constitution, we can't change the basic structure of the constitution। हम नहीं कर सकते चेंज प्रियम्बल को, हम नहीं कर सकते बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज, क्योंकि इसमें किसी का अहित तो नहीं जुड़ा हुआ, सबके लिए हित ही है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लोकतंत्र भी लिखा हुआ है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। धर्मनिरपेक्ष समझ में आ गया, सभी धर्म समान है, कोई धर्म अलग नहीं है, मतलब अलग तो सभी है, मतलब भारत के लिए अलग नहीं है। भारत जो है सभी धर्म की रिस्पेक्ट करेगा, पर किसी एक धर्म को देश पे हावी नहीं होने देगा। तो एवरीवन आर इक्वल विद एनी रिलीजियस आर इक्वल, सबको अपने अपने धर्म का प्रसार, सबको अपने अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, अब आ जाते हैं, लोकतांत्रिक कंट्री है, बिल्कुल लोकतांत्रिक कंट्री है, वी आर डेमोक्रेटिक एंड इन दिस डेमोक्रेसी हैव अ लॉट्स ऑफ थिंग। अब जब मैं आपको डेमोक्रेसी के बारे में बताऊंगी तो आप सोच रहे होंगे डेमोक्रेसी मतलब जहां पे जनता अपने शासक को खुद चुनती है, बिल्कुल ये है, पर एकमात्र यही इसका इसका डेफिनेशन नहीं हो सकता है। तो इसके बाद क्या है मैम इसका डेफिनेशन? डेफिनेशन है जहां पर जनता अपने शासक को खुद चुनती है, इट इज अ डेमोक्रेटिक। अब जैसे मान लेते हैं कि तुम भी चुन रहे हो अपने शासक को, मान लेते चीन में, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसको वोट मतलब उसी के चुनाव होते हैं, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं, क्या ये डेमोक्रेटिक कंट्री होगी? कैसे मान लें हम डेमोक्रेटिक है? यानी कि चयन का ऑप्शंस भी आपके पास होने चाहिए, चयन करने के लिए, चुनाव करने के लिए आपके पास और ऑप्शंस तो होने चाहिए। मैं आपसे कह रही हूँ कि बेटा ये है एक कप कॉफी और ये है एक कप चाय, आप बताओ कौन सी पियोगे? या तो आप कॉफी को बोलोगे या आप चाय को बोलोगे, राइट? बट मैं बोल दूं बेटा ये है एक कप कॉफी और ये भी एक कप कॉफी, बताओ कौन सी आपने चूज करनी है? आप कहोगे मैम आप तो ये वाली बात कर रही हो, ये भी टकला वो भी टकला, बताओ कौन सा टकला, टकला कौन सा है ना? तो बड़ी अजीब सी बात नहीं हो गई? तो इफ वी डोंट हैव ऑप्शंस, if we don't have any options to the elected our government, so we are not democratic, literally we are not democratic। it means that कि अगर हमारे पास चयनित करने के लिए, चुनाव करने के लिए और भी अधिक विकल्प नहीं है, यानी कि विकल्प का होना बहुत जरूरी है, समझ गए? तो विकल्प नहीं है तो भाई हम डेमोक्रेटिक कैसे हुए? हम डेमोक्रेटिक कैसे हुए? विकल्प होना बहुत जरूरी है। पॉइंट लिखो कि, लिखो जरा, क्या लिखना है आपने? कि लोकतंत्र से अभिप्राय है जहां पर शासकों का चुनाव मतलब नेताओं का चुनाव कौन करता है? जनता स्वयं करती है, पहला। दूसरा, चुनाव के दौरान विकल्पों की उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि विकल्प जरूर होने चाहिए लोकतंत्र के अंदर। तीसरा, स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से चुनाव होने चाहिए, किसी का भी जोर जबरदस्ती इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तीसरा। और चौथा क्या होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर? स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है। अगर न्यायपालिका तुम्हारी स्वतंत्र नहीं है, कोर्ट स्वतंत्र नहीं है, उसपे किसी संसद वगैरह का जोर है, तो भाई वहां का लोकतंत्र खतरे में है, वो लोकतांत्रिक देश हो ही नहीं सकता। समझ गए? वेरी अमेजिंग टॉपिक दीज आर, कि हमारी प्रस्तावना में ये सब जोड़े। व्हाट अ लीजेंड मैन ऑफ नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, है ना? तो कितने ज्यादा खुले दिमाग की वो शख्सियत उनकी रही होगी, जिन्होंने इतने सारे शब्दों का प्रयोग करके पहले ही संविधान की प्रस्तावना के अंदर उल्लेख कर दिया। और लिटरली इट्स वेरी नाइस थिंग। ठीक है, गणराज्य के बारे में बात करें तो गणराज्य क्या होता है? गणराज्य देखो, बेसिकली मैं आपको बताऊं गणराज्य क्या होता है। जैसे हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, है ना, जिसके पास अपना स्वयं का झंडा हो, ठीक है, जिसके पास अपना स्वयं का झंडा हो, स्वयं का झंडा हो, स्वयं का गान हो, ठीक है, और स्वयं का राष्ट्रपति हो। जब किसी भी देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसे गणतंत्र घोषित किया जाता है। इसीलिए 26 जनवरी 1950 में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव किया गया था पहले राष्ट्रपति के रूप में। और
इसीलिए हम उस दिन गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। ठीक है। और न्याय जस्टिस के बारे में कही थी, कौन कौन सी? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में प्रस्तावना के अंदर बात की गई है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और स्वतंत्रता हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, एवरीवन आर फ्री एंड लिबर, यानी कि हर कोई भारत का नागरिक स्वतंत्र है, ये हमारी संविधान की प्रस्तावना के अंदर दी गई है। समानता और बंधुत्वता का सिद्धांत भी हमारी संविधान की प्रस्तावना के अंदर दिया गया है। वेरी शॉर्ट नोट्स इट इज, बट होप कि आपने जो लेक्चर सुना है, आप संविधान की प्रस्तावना में एक एक शब्द जो है, संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, न्याय है, स्वतंत्रता है और समानता, हर कोई इक्वल है हमारे देश में, बंधुत्वता यानी कि हम लोग फर्टिनिटी को अपनी बनाकर रखें, भाई बंधु की तरह रहें, हम सब बंधुत्वता को बनाकर रखेंगे, है ना। ये सब हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर दिया गया है। एक और चीज आप यहाँ पर याद रखें संविधान की प्रस्तावना को लेकर, क्या? पहली चीज ये कि जो संविधान की प्रस्तावना है, इसको चेंज किया जा सकता है क्या? नहीं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। भाई किसने क्या दिया, नहीं चेंज कर सकते। फिर पूछा जाता है कि क्या संविधान की प्रस्तावना संविधान का पार्ट है? तो केशवानंद भारतीय मामले में बोला गया है कि हाँ, संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक पार्ट है और इसको हम चेंज नहीं किए कर सकते। जैसे मिनर्वा मिल्स केस हुआ, बीडी बारी हुआ, इसको हम विस्तार से बाद में पकड़ेंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आपने क्या करना है, आपका क्या काम है, हम इसके बाद हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम मौलिक अधिकार के बारे में, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में। मैं क्यों आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं, रिवीजन के लिए बहुत अच्छे हैं। बट आपने क्या करना है, आपने इस शॉर्ट नोट को ना बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक अपनी किताब के अंदर, कॉपी के अंदर लिखना है, एक एक वर्ड को अच्छे से खुलासा करके लिखना है, जैसे मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो आपने वो लिखना है। ठीक है, देन अब संविधान की प्रस्तावना आपकी कंप्लीट हुई, फाइनली संविधान की प्रस्तावना आपकी कंप्लीट हुई। तो आप इसे आराम से पहले से कॉपी में लिखें, फिर हम पढ़ेंगे क्या, मौलिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट में वो भी